प्रविशेषण। क्या बचता है? प्रविशेषण। और दूसरा बचता है तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, ये विशेषण में दो बातें बताने आपको बाकी थी, इसके बाद सीधा हम लोग अभी शुरू करेंगे क्रिया। क्या शुरू करेंगे? क्रिया। ठीक है भाई, तो दो बातें देख लीजिए क्या क्या है, प्रविशेषण और तुलनात्मक विशेषण, दोनों को ध्यान समझिए। अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है। ठीक है, अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है। अर्चना को साइड करते हैं, लड़की पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लड़की शब्द है हमारा, लड़की क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़की जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? सुंदर। तो यहां पे जो लड़की शब्द है वो आपका संज्ञा हो गया, और जो सुंदर शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो लड़की संज्ञा शब्द की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? विशेषण। ठीक, लेकिन देखो कि सुंदर की भी विशेषता बताने वाला एक यहाँ पे शब्द है। सुंदर है पर कैसे सुंदर? अत्यंत सुंदर है, ऐसा वाला बात। तो जो अत्यंत शब्द है वो आपका प्रविशेषण है। वो आपका क्या है? प्रविशेषण है। समझ में आया? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, परंतु जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। समझ में आ गया बात? जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। तो यहां पर अत्यंत जो शब्द है वो क्या होगा? आपका प्रविशेषण। यहीं पर देखिए, जैसे एक शब्द आएगा, ठीक है, ये परमानेंट एग्जांपल में आया हुआ क्वेश्चन है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। मैं तो गया था हरा होता है। ठीक है, मैं तो नहीं देखा सिंदूरी लाल। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, लेकिन बाय गॉड में कश्मीर में सिंदूरी लाल सेब मिल भी नहीं किया, एकदम प्योर हरियर सेब मिल रहा था। मिलता है सिंदूरी लाल, पर वो अक्टूबर सितंबर के महीने में मिलता है। इस मौसम में वहां का सेब एकदम पूरी तरह से क्या था? हरा था, और उसका रेट महंगा भी था। जैसे हम लोग एप्पल जूस पी रहे थे, तो लाल सेब का जूस 50 रुपए, हरा सेब का जूस का पियोगे तो 100 रुपए, ऐसा। ठीक है, तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक, तो देखो, हालांकि यहां पर प्रश्न पूछने वाला गलत पूछा था मेरे लॉजिक के हिसाब से। पहले मैं आंसर क्या लिया वो समझाता हूं, फिर मेरा लॉजिक क्या वो समझाता हूं। यहां पर अपने को कश्मीरी को साइड करना है, सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, सेब। अभी इसको भी साइड कर दो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी इतने को ध्यान मत देना। देखो कितने को? इतने को। देखिए, अभी ये जो सिंदूरी लाल होता है, इतने को मत ध्यान देना। अगर मैं केवल इतने को ही बोलूं कि इसमें कौन विशेषण है कौन संज्ञा है, तो क्या बताओगे भाई? इसे देखो, ध्यान दो कि इसमें विशेषण कश्मीरी है। कैसे नहीं है दोस्त? सेब कई ठो हो सकता है, हिमाचली सेब, कश्मीरी सेब, छत्तीसगढ़िया सेब। भाई संज्ञा हो गया सेब, और संज्ञा की विशेषता है कि कहां का सेब है, तो कश्मीर का सेब है। नियमता सोचोगे तो यहां पर ऑलरेडी एक विशेषण आ चुका है। सेब का विशेषता कौन बता रहा है? कश्मीरी है। पर यहां पर ना उसने कश्मीरी को विशेषण नहीं माना, कश्मीरी सेब को ही क्या मान लिया? संज्ञा मान लिया। ये मेरा लॉजिक है। नियमता बच्चा यदि कोई कंफ्यूज हो, जैसे हम लोग प्री फेल इसीलिए होते हैं, ज्यादा बुद्धि लगाते हैं। मैं ऐसी बुद्धि लगाता हूं, तो जो ज्यादा पढ़ता है, मतलब मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन कहते हैं। इसलिए कई बार आदमी को आधा बुद्धि से पढ़ के निकल लेना चाहिए, तो पास हो जाता है आदमी। और ज्यादा पढ़ लेने के बाद ना खुदाई करके उस पर रिसर्च करता है, पीएचडी करता है। तो मैं अगर इसको बिना पढ़े यदि मैं परीक्षा में बैठता तो मैं 3 ठो इसमें विशेषण खोजता। पहला विशेषण कश्मीरी, दूसरा विशेषण लाल, तीसरा विशेषण सिंदूरी। और मेरा दिमाग घूम जाता है मैं प्रविशेषण कौन है। और हो सकता है कि कश्मीरी यदि ऑप्शन में हो तो अपन कश्मीरी मार के भी आ जाए। ठीक है, तो याद रखना इस पूरे वाक्य में ना कश्मीरी सेब को संज्ञा माना गया है, जबकि नियमता केवल कश्मीरी सेब अगर दे, इतने को यदि हाइड कर दे, तो सेब संज्ञा है और कश्मीरी इसकी क्या है? विशेषण है। लेकिन यहां पर इस वाक्य में, इस स्टेटमेंट में पूरा कश्मीरी सेब को क्या माना गया है? संज्ञा माना गया है। अब कश्मीरी सेब का रंग कैसा है? तो लाल है। तो लाल क्या हो गया? विशेषण। और लाल कैसा लाल है? तो सिंदूरी लाल है। तो सिंदूरी क्या हो गया? प्रविशेषण। समझ में आ रहा है? तो यही दिमाग लगा के टिक मारना। एग्जाम हॉल में कश्मीरी को विशेषण का दिमाग मत लगाना, कई बार ज्यादा पढ़ने के बाद दिमाग लगता है। तो कश्मीरी से पूरा संज्ञा है, ये उसका विशेषण है और ये उसका प्रविशेषण है। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक, तो प्रविशेषण लिखवाने की आवश्यकता है क्या? फटाक से एक लाइन में विषय परिभाषा और उदाहरण दोनों लिख लीजिए। एक और, अंकुर को देख के मुझे बात आ गया, छत्री बड़े साहसी होते हैं। छत्री बड़े साहसी होते, तो संज्ञा कौन हो गया? छत्री। विशेषण क्या हो गया? साहसी। और साहसी का विशेषता क्या है? बड़े। तो बड़े क्या होगा? प्रविशेषण। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाक से। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। फटाफट लिखिए। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे
प्रविशेषण कहते हैं। अपनी भाषा में लिखिए, बाकी नोट्स तो आपको आ ही जाएगा। आज पूरा संज्ञा से क्रिया तक आएगा। छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ चुके हो तुम लोग? बुक आ गई है छप के, पर मैं तुम लोग को कुछ दिन होल्ड करने को बोलता हूं, क्योंकि गायत्री को बांटने में दिक्कत होगा। तो 2 बुक और आ रहा है पीछे पीछे, एक आ रहा है, 3 बुक आ रहा है मान के चलो, बायोलॉजी, हिंदी, जनजातीय संस्कृति। बायोलॉजी भी छप गया, ठीक है। तो एक साथ 4 बुक लो तो बांटने में ना सहूलियत होगा। वो गड़बड़ा देती है यार हिसाब को, बुक के हिसाब को गड़बड़वा देती है। तो क्या होगा कि तुम रोज आओगे एक एक बुक लेने, उससे बेहतर यह है कि एक साथ आपको 4 बुक प्रोवाइड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, बायोलॉजी और हिंदी, और एक क्या बोला, जनजातीय संस्कृति। और मेरा कोटा पूरा हो गया। मेरे तरफ से सिर्फ 2 नोट्स बच गए, एक छत्तीसगढ़ का भाषा और एक बच गया नगर निकाय, ठीक है, नगरी निकाय। तो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा को ना नोट्स नहीं दूंगा, तुमको नोट्स बनवा दूंगा। और नगरी निकाय तो 5 पेज का है, उसको तो मैं सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जैसा भेज दूंगा, चल जाएगा भैया। तो मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे हिस्से का नोट्स कंप्लीट, और मेरे कोई लांछन वांछन मत लगाना। रात दिन आंखी को फोड़ फाड़ के मैं बराबर करके तुमको नोट्स दे दिया, ठीक है। शुक्ला सर भी को भी मैं कल दबा बनाया हूँ, उनका भी दोनों नोट्स आएगा, भारत का भूगोल और वो। राहुल को भी बुलाया हूँ, दोनों को बुलाया हूँ। ये 4 लोग का नोट्स बचेगा। प्रशांत का मिलेगा नहीं क्योंकि पीडीएफ देता है, ठीक है ना। तो शुक्ला सर के 2 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स उनका लटकेगा, किनका, शुक्ला सर का। और याद रखना छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स का नोट्स नहीं होता ना, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स का नोट्स मतलब आर्थिक सर्वेक्षण, याद रखिएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण को शुक्ला सर जिस तरह से पढ़ाते हैं मैं देखा हूं, तो तुम सबसे मेरा निवेदन है कि आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ करके नोट्स बनाना सीखिए, न कि मार्केट में जाके फलना कोचिंग के आर्थिक सर्वेक्षण दे तो ऐसे करके लाना बंद कीजिए, ठीक है। क्योंकि इतना मोटा मोटा बुक खरीदते हो, कितना पैसा बर्बाद करते हो, और वो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कितना बुक खरीदोगे भाई। और टाइपिंग मिस्टेक में यदि एक भी अंक इधर का उधर हो गया तो तुम्हारे बल्ले बल्ले। तो बेहतर है अपनी आंखों पर भरोसा करो। फ्री में सॉफ्ट कॉपी मिलता है आर्थिक सर्वेक्षण का। शुक्ला सर पढ़ाते होंगे तो मेरे ख्याल से स्मार्ट बोर्ड में पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण को ओपन करके हाईलाइट करके पढ़ाते हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग सीखो वहां से, क्योंकि अभी आपको इस साल परीक्षा देना नहीं, अभी आने 2-3 साल तक परीक्षा दोगे। तो इकोनॉमिक सर्वे का कोई नोट्स नहीं होता, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ इतिहास का कोई नोट्स नहीं होता, सॉरी छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था का। तो छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था का नोट्स बनाना सीखिए, वो हर साल आपको बनाना पड़ेगा फरवरी महीने के बाद। तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आ गया होगा सबके पास, शुक्ला सर पढ़ा चुके हैं क्या पिछले साल का, तो टेक्निक पता होगा। अब पकड़िए उसका टॉपिक नंबर 1, 2, 3 से, और उसके मेन कीवर्ड्स को घर में रोज 1-2 पेज लिखना शुरू करो। तो उस बहाने डेटा क्या हो जाता है, याद हो जाता है। डेटा लिखने से याद होती है, डेटा रटने से याद नहीं होती, याद रखिए। तो कोई मार्केट से बुक उठा के भी ले आओगे तो रटोगे। तो बेहतर क्या है, अपनी हाथों से बढ़िया पतला नोट्स बनाइए इकोनॉमिक सर्वे का, सीजी का, ठीक है भैया। तो साइंस में केवल फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बच गया एक नोट्स, कंप्यूटर इंग्लिश बच गया नोट्स, और भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतना नोट्स बच गया। इसके अलावा फिर सारे नोट्स आपको क्या हो गए, प्रोवाइड हो जाएंगे इसी मार्च के एंड के पहले, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। और सीजी हिस्ट्री तो आ भी चुका है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको बोल रहा हूं कि इतना दिन सा है, वो तो और साल हो, 4 नोट्स एक साथ लो। और लेना होगा तो फिर ऐसा करना कि गड़बड़ी ना हो तो ले सकते हो। तुलना में तुलना करते हो, कैसे तुलना करते हो, जैसे अरे मेरे से बेहतर तो राम खेलता है, शब्द आया बेहतर। अरे मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे बड़ा हूं। ऐसा हम कुछ शब्द, मेरे को ना तुमसे अधिक नंबर मिला है। तो जो तुलना करने का मतलब है कि से, अधिक, बेहतर, ऐसे कोई शब्द का प्रयोग करके जो हम तुलना करते हैं उसे कहते हैं क्या, तुलनात्मक विशेषण। ठीक, पहली बात। तुलनात्मक विशेषण में जनरली कोई चीज है, जैसे अपन देखो डिग्री याद करो, आप लोगों ने इंग्लिश से पढ़ा होगा क्या, डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट वाला। तो जैसे वहां पे डिग्री के 3 फॉर्म होते हैं, वैसे हमारे यहाँ हिंदी में भी डिग्री की जगह तुलनात्मक विशेषण होता है। जिसको आप इंग्लिश में डिग्री कहते हो वो हिंदी का तुलनात्मक विशेषण है। जैसे अपन हिंदी में क्या कहेंगे, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से कहेंगे, ठीक है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, इस तरह से चलता है। तो गुड, बेटर, बेस्ट जैसे 3 फॉर्म उसमें होते हैं, वैसे इसमें भी चलता है। इसमें सेकंड फॉर्म के लिए तर लगाते हैं, और जो आपका थर्ड फॉर्म है उसके लिए क्या लगाते हैं, तम लगाते हैं। प्रिय,
प्रियतर, प्रियतम। ठीक है, तो एक जन है तो प्रिय है, एक जन है तो प्रिय है। दो जनों में तुलना करना है तो भाई एक क्या होगा, तुम प्रिय हो, ये प्रियतर है। दो तो तुलना कर दिया तुमने, भाई तुम सिर्फ प्रिय हो, ये क्या है, प्रिय से भी अधिक है, प्रियतर। पर बहुत सारे लोग हैं तो मैं क्या कहूंगा कि ये प्रियतम है मेरा, मतलब ये सबसे पसंदीदा है। क्लियर हो गया बात? तो प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, इस तरह से जो तीन फॉर्म चलते हैं ये कहलाता है क्या, आपका तुलनात्मक विशेषण। चलिए लिखिए फटाक से तुलनात्मक विशेषण, परिभाषा लिखिए। दो या दो से अधिक वस्तु, भाव या व्यक्ति, दो या दो से अधिक वस्तु, भाव या व्यक्ति, हो गया, के गुण मान, के गुण मान आदि का परस्पर, आदि का परस्पर मिलान, आदि का परस्पर मिलान तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। आदि का परस्पर मिलान तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तुलनात्मक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तुलनात्मक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, लिखो। मूल अवस्था, तुलनात्मक विशेषण की तीन अवस्था होती है। मूल अवस्था, अरे डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था हो गया। दूसरा उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा उत्तम अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री। कितनी होती डिग्री? तीन होती ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव क्या बोलेंगे, मूलावस्था, कंपैरेटिव क्या बोलेंगे, उत्तरावस्था, और सुपरलेटिव क्या बोलेंगे, उत्तमावस्था। उत्तमा लिख पाए, उत्तमा। तो देखो जैसे कि मूलावस्था है तो मूलावस्था में लिखोगे आप प्रिय, उत्तरावस्था में लिखोगे क्या, प्रियतर, और उत्तमावस्था में लिखोगी क्या, प्रियतम। एग्जाम्पल लिख लो ऐसा। फिर दूसरा कोमल, कोमलतर, कोमलतम। फिर क्या हो गया तुम्हारा, एक और क्या होता था, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ऐसे सैकड़ों है। अब नीचे लिखिएगा अलग से अन्य नियम करके लिखना, तुलनात्मक विशेषण के अन्य नियम, तुलनात्मक विशेषण के अन्य नियम लिखिएगा। हो गया मूलावस्था तुलनात्मक विशेषण, मूलावस्था तुलनात्मक विशेषण के रूप में से अधिक, से भी अधिक, क्या लिखे हो पूरा बोलो तो, पूरा लाइन बोलो। नहीं नहीं नहीं, पहला जो हेडिंग बनाया अभी नियम वाले में, अन्य नियम में, हाँ बोलो ना, लाइन को बोलो। हाँ, मूलावस्था तुलनात्मक विशेषण के रूप में, फिर क्या लिखोगे, से अधिक, फिर क्या लिखे हो, से भी अधिक, से कहीं, से कहीं, से बढ़कर, से बढ़कर, आदि शब्दों का प्रयोग कर, से कम, से कुछ बहुत आता है ना, आदि शब्दों का प्रयोग कर। ठीक है, उत्तरावस्था विशेषण बनाया जाता है, उत्तरावस्था विशेषण बनाया जाता है। हो गया, हो गया। एग्जाम्पल लिखो, जैसे घनश्याम से अधिक, सॉरी राम घनश्याम से अधिक लिखना, राम घनश्याम से अधिक, राम कॉमा
फिर लिखना घनश्याम से अधिक समझदार है। राम कॉमा घनश्याम से अधिक समझदार है। फिर लिखो वह तुमसे कहीं अच्छा है। वह तुमसे कहीं अच्छा है। तुमसे कहीं अच्छा है। मोहन सोहन से पढ़ाई में कम है। मोहन सोहन से पढ़ाई में कम है। ये सब तुलनात्मक विशेषण का सेकंड फॉर्म है ना, उत्तरावस्था। हो गया। मोहन सोहन से पढ़ाई में क्या लिखे हो, कम है। मोहन सोहन से पढ़ाई में कम है। देखो से कम, से अधिक, से कहीं, सबको अंडरलाइन कर लो ताकि तुमको पता रहे कि यही तुलनात्मक विशेषण है। और कौन सा नंबर का तुलनात्मक है, तो सेकंड नंबर का। ठीक है, उत्तरावस्था है ये, मूलावस्था नहीं है। मूलावस्था कैसा है कि जैसे मधुर, सुंदर, ये शब्द कैसा आता है, मूलावस्था है। ठीक है, पर से अधिक, से कहीं, से कम, से बढ़कर ऐसा शब्द आएगा तो क्या कहलाएगा, तुलनात्मक में उत्तरावस्था आएगा। लेकिन जैसे मैं बोल दूं कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम सभी में अच्छे हो, ऐसा आएगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपका उत्तमावस्था आएगा। ठीक है, तो नियम दो, दूसरा नियम लिखो। से कम, से कम होगा। लास्ट में से कम आया ना, मोहन सोहन से पढ़ाई में कम है, तो से कम क्या आया है बताओगे, वाक्य बोलो ना। हाँ कम है, से कम अंडरलाइन आएगा। ठीक है, से अधिक, से कम, ये सब हो गया। चलिए आगे बढ़िए। सेकंड नियम, उत्तमावस्था विशेषण, अवस्था विशेषण का निर्माण करने के लिए सबसे, सब में, सबसे, सब में शब्दों का प्रयोग करते हैं। सब से, सब में, सभी से, सभी में शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। हो गया, खत्म हो गया आपका विशेषण। अब आते हैं क्रिया। कोई डाउट है? एग्जाम्पल लिखो। नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। हो गया भैया? चलो ध्यान देते हैं। क्रिया, जिसको आप इंग्लिश से बोलते हो वर्ब। ठीक, देखो वाक्य के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब को अपन इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, पर दोनों का जो मतलब है उसका मतलब होता है कार्य, एक्शन। कार्य या एक्शन। अब कार्य एक्शन अपने आप तो होगी नहीं। कोई भी कार्य है, जैसे भी एक कार्य हो रही है पढ़ाने का, तो पढ़ाने का कार्य अपने आप तो हो नहीं रहा है, पढ़ाने का एक्शन तो अपने आप हो नहीं रहा है। इस कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति का होना जरूरी है। वो व्यक्ति के रूप में मैं यहां पे हूं। चूंकि इस कार्य को मैं जो कर रहा हूं वो कहलाता है क्या, आपका सब्जेक्ट, या उसे अपन कहते हैं हिंदी में कर्ता। अब कर्ता यदि कोई कार्य कर रहा है तो कार्य फोकट में तो जाएगा नहीं, उसका प्रभाव किसी पर तो पड़ेगा। भाई मैं ब्लैंक क्लास को तो खड़े होकर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो उस पढ़ाई को पढ़ने वाला भी कोई व्यक्ति है जो तुम सामने बैठे हो। तो जब कोई कर्ता कार्य करे और उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े वो कहलाता है क्या, कर्म। जरूरी नहीं कि कर्म सामने हो, जरूरी नहीं कि वाक्य सामने, वाक्य में कर्म हो।
वाक्य में हो भी नहीं सकता है कर्म पर प्रभाव पड़ना जरूरी है। पढ़ता है तो सकर्मक है, नहीं पढ़ता है तो अकर्मक है। मैं बताऊंगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाऊंगा भी, मत कंफ्यूज हो। अभी बस इतने में ही रहते हैं कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है, अभी इतने में ही रहते हैं। उससे ऊपर चले जाऊंगा तो गड़बड़ा जाओगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य में यदि कोई घटना, कोई कार्य, कोई एक्शन हो रहा हो, तो वाक्य में जो घटना, एक्शन या कार्य दिखाई पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया या वर्ब कहते हैं। पर याद रखिएगा कि कोई घटना, कोई क्रिया जनरली अपने आप होता नहीं है, उसे कोई ना कोई करने वाला होता है, और जो करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता यदि कोई कार्य करे और उस कार्य का फल, भाई कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई फल तो निकलेगा, उसका फल का प्रभाव जिस पर पड़ रहा हो उसको चिन्हांकित करते हैं किसके रूप में, कर्म के रूप में, जिसे कहते हैं क्या अपन, ऑब्जेक्ट। कई बार वाक्य में कर्म हो भी सकता है, कई बार वाक्य में कर्म नहीं भी होता है। जैसे मतलब मैं बोल सकता हूं कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। इस वाक्य में शिक्षक कर्ता है, बच्चे कर्म है और पढ़ाते हैं क्रिया है। लेकिन मैं बस इतना ही बोल दूं कि शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। देखिए 2 वाक्य बोल रहा हूं, ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य में प्रॉपर ऑब्जेक्ट आ गया, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पहला आ गया सब्जेक्ट, दूसरा आ गया ऑब्जेक्ट, तीसरा आ गया क्या, वर्ब। लेकिन यहीं पर मैं बच्चों को हाइड कर दूं और मैं बोल दूं कि शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो देखिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट हाइड है, पर इसका मतलब ये थोड़ी हुआ भैया कि पढ़ाने का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा होगा। बच्चे जनरली, बच्चे लोग, तुम स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो प्रभाव पड़ रहा है, और ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो प्रभाव नहीं पड़ रहा। भैया शिक्षक पढ़ा रहा है मतलब पढ़ने वाला कोई ना कोई होगा ही, चाहे वाक्य में रहे या ना रहे। तो एक बात को याद रखना कि ऑब्जेक्ट कई बार वाक्य में होता है, कई बार ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं होता, पर इस आधार पर डिसाइड नहीं करना है कि उसका कर्म पर है या नहीं है, या उसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं है। ये सेकंड लेवल में मैं भी आऊंगा तो इसको और क्लियर करूंगा, पहले अभी 3 ही चीजों को ध्यान दो। तो पहली बात समझो, वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य, घटना या एक्शन का बोध हो, उस शब्द को कहते हैं क्या, क्रिया। उस कार्य को करने वाला जो शब्द होगा वो कहलाएगा कर्ता, और उस कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कर्म। तो अभी 3 चीजों को बस समझे रहो, क्या क्या, कर्ता, कर्म और क्रिया। और मेनली हमको पढ़ना है क्या, क्रिया। क्रिया हिंदी के वाक्य संरचना में सबसे लास्ट में आता है, हिंदी के वाक्य संरचना में सबसे किस में आता है, लास्ट में आता है। उसके बाद यदि कोई आता है शब्द तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। निर्मला तुम अब कंटिन्यू आ रही हो कि नहीं आ रही हो, आ रही हो ना, पक्का, चलो ठीक, ध्यान से देखो। अब क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो क्रिया तो ये समझ में आ गया परिभाषा की क्रिया क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं, क्रिया का वर्गीकरण। तो देखिए क्रिया का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो क्रिया को कैसे वर्गीकृत करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला व्युत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए पहला उत्पत्ति, यार व्युत्पत्ति बोल रहा हूं, ठीक है, सॉरी। पहला क्या हो गया, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। और तीसरा अन्य आधार पर। पहले मुझे बताओ क्रिया की परिभाषा स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, हो गई। फिर से बोल रहा हूं, वाक्य के जिस शब्द से, वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य, घटना या एक्शन के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य, एक्शन या घटना के घटने का बोध हो क्या कहलाता है, क्रिया। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं क्रिया का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। क्रिया के वर्गीकरण में हम पहले आते हैं क्या, उत्पत्ति के आधार पर। किसमें आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो आपकी क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहले कहते हैं मूल क्रिया, पहले क्या बोलते हैं, मूल क्रिया, और दूसरे को बोलते हैं यौगिक क्रिया। पहला हो गया मूल क्रिया, दूसरा क्या कहलाएगा, यौगिक क्रिया। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया क्या होती है, ध्यान समझिएगा। ठीक है भाई, मूल क्रिया वह क्रिया है, ठीक है, मूल क्रिया वह क्रिया है जिस
क्रिया को संस्कृत के धातु से हिंदी में अपनाया गया है। आप समझते चलिएगा और अपने भाषा में कीवर्ड में लिखते चलिएगा। नोट्स आपको डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट्स आपको हमारी तरफ से सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, मूल क्रिया वह क्रिया है जो संस्कृत के धातु से, क्या बोल रहा हूं मैं, संस्कृत के धातु से हिंदी में अपनाया गया है। तो संस्कृत के धातु से जो हिंदी में अपनाया गया क्रिया है वो कहलाता है मूल क्रिया। कैसे, देखो ध्यान से, यह संस्कृत का धातु है पट, संस्कृत धातु क्या है, पट, और हिंदी में मूल रूप में अपना लिया गया किस रूप में, पढ़। तो संस्कृत में जो पठ है वही हिंदी में क्या कहलाता है, पढ़। तो हिंदी का जो पढ़ मूल क्रिया होगी, क्योंकि इसे संस्कृत के पठ धातु से क्या किया गया है, लिया गया है। समझ में आ गया। तो हिंदी का वह मूल क्रिया जो संस्कृत के धातु से बना है वो क्या कहलाएगा, मूल क्रिया बनाएगा। इसे अपन बोल देते हैं क्या, लिख। क्या बोल दिए, लिख। तो लिख आपका हो गया हिंदी में आपका मूल क्रिया, पठ हो गया आपका हिंदी में मूल क्रिया। तो पठ से क्या बन गया हमारा, पढ़। लिख से क्या बन गया हमारा, लिख। जैसे गम, गम आपका संस्कृत का धातु है, पर इससे हमारा क्या बनता है, जा। तो जा हो गया हमारा क्या, मूल क्रिया, जो संस्कृत के किस धातु से अपनाया गया है, गम से। हालांकि गम खुद जब संस्कृत के रूप में चलती है तो गम के रूप में नहीं चलता, वो गच्छ के रूप में चलता है। आपको पता होगा भाई, हम जब गम धातु को फॉर्म में चलाते थे क्या बोलते थे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, याद आ रहा है ना। तो गम एक्चुअल में संस्कृत में गच्छ के रूप में चलता है, और गम का हिंदी में जो रूप है वो क्या है, जा। तो मूल क्रिया क्या हो गई, जा। किससे बनी है वो, संस्कृत के गम से। ठीक है, जैसे उसी प्रकार से दद, तो देना। समझ में आ गया। तो ये सारी क्रिया हो गई। तो मूल क्रिया उत्पत्ति के आधार पर, तो अगर बोलेगा कि हिंदी में क्रिया कहां से आई, तो हिंदी में क्रिया कहां से आई, संस्कृत के धातु से आई। अब संस्कृत के धातु का जो मूल रूप था, संस्कृत के धातु का जो मूल रूप था, उसका जो हिंदी अर्थ लिया गया, संस्कृत के धातु के मूल रूप का जो हिंदी अर्थ लिया गया वो क्या कहलाया, मूल क्रिया। अब मूल क्रिया के पीछे, मूल क्रिया के पीछे यदि कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए, मूल क्रिया के पीछे यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, और प्रत्यय जोड़ देने के बाद जो नई क्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगा, यौगिक क्रिया। जैसे देखिए, पढ़ के सामने, पढ़ के पीछे हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया और क्या बन गया ये, पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गया आपका, यौगिक क्रिया। क्या बन गया, यौगिक क्रिया। हम देखिए पढ़ के सामने मान लीजिए एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, आना, तो क्या बन गया, पढ़ाना। तो ये भी क्या कहलाएगा, यौगिक क्रिया। अगर हम देखिए पढ़ के सामने एक प्रत्यय जोड़ दिए, वाना, तो क्या कहलाएगा ये, पढ़वाना। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, यौगिक क्रिया। हम देखिए पढ़ के सामने एक और प्रत्यय जोड़ दिए, चुका। ठीक है, तो क्या बन गया, पढ़ चुका। क्या बन गया, पढ़ चुका। तो इस तरह से ये बन गया क्या आपका, यौगिक क्रिया। समझ में आ रहा है बात सबको कि नहीं आ रहा है। तो यौगिक क्रिया किसे कहेंगे, किसी भी मूल क्रिया के पीछे, किसी भी मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़कर अगर नई क्रिया बनाई जाए तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक क्रिया। ठीक है, तो संस्कृत के धातु से जो क्रिया ली गई है वो क्या कहलाएगा, मूल क्रिया। और मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़ने से जो बनी क्रिया है वो क्या कहलाएगी, यौगिक क्रिया। क्या कहलाएगी, यौगिक क्रिया। इसमें कोई डाउट है भैया अभी तक बताओ, नहीं। अब देखिए ध्यान से, यौगिक क्रिया का एग्जांपल सबको क्लियर हो गया कि यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, मूल क्रिया के पीछे, फिर से बोल रहा हूं, मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़ने से बनी जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, यौगिक क्रिया। ठीक, अब जो यौगिक क्रिया है वो 3 प्रकार की है। यौगिक क्रिया कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। देखिए ध्यान से, पहली जो यौगिक क्रिया है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी जो यौगिक क्रिया है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। और तीसरी जो यौगिक क्रिया है उसे कहते हैं नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। अब इसमें अंतर क्या है इसको ध्यान से समझाता हूं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, और तीसरा हो गया क्या, संयुक्त क्रिया। यहां पर याद रखना कि मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़ने से जो बनी क्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी, यौगिक क्रिया। जैसे पढ़ धन ना बराबर क्या हो गया था, पढ़ना। ठीक है, ये आपका मूल यौगिक क्रिया है, क्योंकि मूल क्रिया कौन सी है, पढ़, पीछे प्रत्यय क्या लगी है, ना, और इससे नई क्रिया बन गई क्या, पढ़ना। तो पढ़ना हो गई क्या आपकी यौगिक क्रिया। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मेरे को नया डिफिशियंसी हो गया है, झुनझुनी भरता है मेरे हाथों में, पता नहीं क्यों। थोड़ा देर ऐसा लिख रहा हूँ, मोबाइल में बात कर रहा हूँ,
विटामिन डिफिशियंसी कहते हैं इसको। पता का कद बीमारी, बुजुर्ग हो गया मतलब लग रहा है। कैसे जया? जया है, होली में विश नहीं करी इसीलिए हो गया ऐसा। की तो थी, ठीक है चलो बढ़े आगे। देखो ध्यान से मेरी बात। तो यौगिक क्रिया क्लियर हो गया। यौगिक क्रिया क्या है? जब मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय लगा दे तो उसे कहते हैं क्या? यौगिक क्रिया। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझना ना। पहला प्रेरणार्थक, दूसरा संयुक्त और तीसरा नाम धातु। तीनों हैं तो यौगिक क्रिया, पर थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर कैसा है मैं समझाता हूं। ये दोनों एक समान हैं और ये भाई साहब है तो यौगिक ये भी, पर थोड़ा अंतर है। कैसे थोड़ा अंतर है पहले ध्यान समझिएगा। इन दोनों का निर्माण किसी भी क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़ने से निर्माण होता है। भाई क्रिया बनाने के लिए क्रिया के पीछे ही कोई नया शब्द जोड़ना पड़ता है। पहले तो आपको धातु चाहिए संस्कृत का, धातु का हिंदी रूप चाहिए, और क्या कहलाएगा? मूल क्रिया। अब मूल क्रिया के पीछे कोई प्रत्यय लगाइए तो नई क्रिया बनती है, जैसे कि आना, वाना, ना, ऐसा। अर्थात क्रिया का निर्माण क्रिया से ही होता है। क्रिया का निर्माण क्रिया से ही होता है। समझना मेरी बात को ध्यान से। क्रिया का निर्माण क्रिया से ही होता है। भाई क्रिया अपने आप में संस्कृत का धातु है, जहां से आया है। संज्ञा से, विशेषण से यदि क्रिया बना दी जाए तो उसे कहेंगे नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। जैसे मैंने यहां पे कहा कि मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रिया यौगिक क्रिया है। यौगिक का मतलब है जुड़ना, यौगिक का मतलब है जुड़ना। पर कौन जुड़ रहा है? मूल क्रिया और प्रत्यय। लेकिन मूल क्रिया के जगह संज्ञा या विशेषण आ जाए, मूल क्रिया की जगह संज्ञा या विशेषण आ जाए, मतलब आप समझिए ध्यान से, ठीक है। मूल क्रिया की जगह क्या आ जाए? संज्ञा या क्या आ जाए? विशेषण शब्द आ जाए, और उसके पीछे में क्या आ जाए? प्रत्यय, और मूल क्रिया हट जाए, मूल क्रिया रिप्लेस हो जाए, और मूल क्रिया की जगह संज्ञा या विशेषण आ जाए, और उसके बाद प्रत्यय, और उससे जो नई क्रिया बने वो क्या कहलाएगा? नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। यही अंतर है। संयुक्त क्रिया में, सॉरी यौगिक क्रिया में तीन ठो आता है। क्या? प्रेरणार्थक, संयुक्त और नाम धातु। पर तीनों में एक बात का अंतर है कि प्रेरणार्थक और संयुक्त मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, जबकि नाम धातु संज्ञा या सर्वनाम के पीछे प्रत्यय जोड़ने से बनता है तीनों यौगिक। यौगिक का मतलब है जुड़ना, जुड़ रहे हैं दो शब्द। लेकिन संयुक्त और प्रेरणार्थक में मूल क्रिया और प्रत्यय जुड़ रहे हैं, जबकि नाम धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जुड़ रहा है। इस बात का अंतर है। जैसे हाथ संज्ञा है, हाथ क्या है? संज्ञा, क्योंकि हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स का पता चल रहा है तो हाथ है। हाथ से विशेषण, हाथ से हम क्रिया नहीं बना सकते। लेकिन अगर हाथ शब्द के पीछे इयाना प्रत्यय जोड़ दें, हाथ, धन, इयाना, तो इससे एक वर्ग बनता है जिसका नाम है हथियाना। क्या बन गया? हथियाना। तो जब किसी संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से क्रिया बना दी जाए, जब किसी विशेषण से क्रिया बना दी जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? नाम धातु। ये अपवाद है, लेकिन है यौगिक क्रिया। क्यों यौगिक है? क्योंकि दो शब्द क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। दो शब्द कौन कौन जुड़ रहे हैं? एक हाथ और एक इयाना। इयाना क्या है? प्रत्यय। हाथ क्या है? संज्ञा। वहीं पर देखिए मैं एक विशेषण ले लेता हूं, चिकना। चिकना घड़ा, तो घड़ा का विशेषता क्या है? चिकना। और चिकना के पीछे मैंने लगा दिया प्रत्यय क्या? आना, और क्या हो गया? चिकनाना। तो चिकनाना आपका बन गया क्रिया। लेकिन चिकनाना का मूल शब्द क्या है? चिकना, और चिकना मूल क्रिया नहीं बल्कि क्या है? विशेषण। तो जब कोई विशेषण से या संज्ञा से क्रिया का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे? नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। ठीक है यौगिक क्रिया। फिर से बोल रहा हूं, है यौगिक क्रिया, पर अंतर सिर्फ यह है कि इसका निर्माण मूल क्रिया से होने के बजाय संज्ञा या विशेषण से हुआ है। कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं किसी को? तेरे को जया? पक्का? ठीक, तेरा मुंह देख के लग नहीं रहा है। चलो एक्सप्लेन कर, मुझे एक्सप्लेन कर, तुरंत एक्सप्लेन कर, आगे बढ़ूंगा। हाँ तू कर, तो मैं करूंगा। हाँ नया शब्द में क्या शब्द बनेगा? क्रिया वाला। तो उसे क्या बोलेंगे? नाम धातु या नाम बोधक। और संयुक्त क्रिया यौगिक क्रिया किससे बनेगा? मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय लगाने से। और आपका नाम धातु या नाम बोधक किससे बनेगा? संज्ञा या विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाने से। है तीनों के तीनों यौगिक क्रिया। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यौगिक क्रिया क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि दो शब्दों के जुड़ने से नया शब्द बन रहा है। जुड़ने के लिए ये शब्द ये होता है यौगिक। जुड़ने के लिए क्या होता है? यौगिक। यौगिक मतलब योग, योग मतलब जुड़ना, यौगिक मतलब योग, योग मतलब क्या? जुड़ना। तो जुड़ रहे हैं दो शब्द, लेकिन जो संयुक्त और योग प्रेरणार्थक है उसमें मूल क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, और नाम धातु नाम बोधक में संज्ञा या विशेषण में कोई प्रत्यय जुड़ रहा है। पक्का? ये उतना आसान नहीं है जितना आसान तुमको लग रहा है। परीक्षा में आएगा दांत नहीं फोड़ दोगे, ठीक है? क्योंकि मूल शब्दों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। चिकनाना आ जाएगा तो तुम उसका मूल शब्द जब तक फाइंड नहीं कर पाओगे तब तक तुमको नहीं पता चलेगा कि वो क्रिया कौन सी है। क्योंकि जब भी कोई क्रिया शब्द देगा तो पहले उसके मूल शब्द को खोजना पड़ेगा, फिर मूल शब्दों में फाइंड करना पड़ेगा कि संज्ञा है कि विशेषण है कि मूल क्रिया है। यदि मूल क्रिया फाइंड हुआ मतलब वो प्रेरणार्थक या संयुक्त होगा, और अगर मूल क्रिया फाइंड नहीं हुआ, संज्ञा या विशेषण फाइंड हुआ, तो क्या हो? नाम धातु होगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल दूं, बता पाओगे कि कौन सा क्रिया है? पक्का दूं मैं? चलिए लिखिए, दौड़वाना। दौड़वाना एक क्रिया लिखिए, एक शब्द लिखिए। चलिए 3-4 होमवर्क कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। दौड़वाना, बतियाना, दौड़वाना, बतियाना, गरमाना, गरमाना, खेलवाना। चलो चारों बताओ कौन कौन क्या क्या है। मूल मुझे कुछ नहीं बताना है, मुझे बस ये फाइंड करके बताओ कि उन सब में मूल शब्द क्या है। सभी क्रिया का मूल शब्द बताओ, प्रत्यय बताओ। पहला शब्द क्या था? पहला शब्द क्या? दौड़ाना, दौड़वाना। हाँ तो बताओ उसमें मूल शब्द और क्रिया बताओ। मूल शब्द क्या है? फिर फंस गए, चाट डाली तू। बोलो जल्दी। दौड़, दौड़ना नहीं। मूल शब्द सिर्फ क्या है? दौड़। और प्रत्यय क्या है? वाना। अब दौड़ क्या है? दौड़ क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, मूल क्रिया है, क्या है? देखो अब समझ में आया कितना कठिन है। क्रिया है, दौड़ क्या है? क्रिया है। तो दौड़वाना आपका इसमें से प्रेरणार्थक है। क्या है? प्रेरणार्थक। खैर बाद बताऊंगा। चलो दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? चलो उसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करो। बतियाना का बात, मूल शब्द क्या है? बात। और आपका प्रत्यय क्या है? याना। अब बात क्या है? मूल क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, क्या है? कब सुने हो मूल क्रिया? बात। बात कब सुने हो मूल क्रिया? बोलना आपका मूल क्रिया है, बोल। बात कहां से मूल क्रिया हुई? बात आपका संज्ञा है। बात क्या है? संज्ञा। बात संज्ञा है, और बात संज्ञा के पीछे याना प्रत्यय लगा है, तो कौन सा क्रिया हो गया? ये नाम धातु हो गया। फिर बोलो अगला। गरमाना, मूल शब्द क्या है? गरम। अब गरम क्या है? संज्ञा होता है गरम, विशेषण है। कपड़ा गरम होता है तो कपड़ा को विशेषता है गरम, गरम विशेषण है, उसे प्रत्यय लगा है क्या? आना। अब बन गया गरमाना। तो कौन सा विशेषण हो गया? एक कौन सा क्रिया हो गया? नाम बोधक या नाम धातु। अगला खेलवाना, मूल क्रिया क्या है? खेल। तो खेल मूल क्रिया है, तो ये आपका कौन नहीं होगा? नाम धातु नहीं होगा। तो दो नाम धातु था, दो नाम धातु नहीं है। और नाम धातु है या नहीं है इस बात का पहचान कैसे होगा? उसके मूल शब्द से। यदि मूल शब्द संज्ञा या विशेषण है तो क्या होगा? नाम धातु। और मूल शब्द यदि संज्ञा या विशेषण नहीं है तो नाम धातु नहीं होगा। अब बात को ध्यान सुनो, ठीक है? दो एग्जांपल और मिल गया आपको। अब ध्यान सुनो, जैसे मैंने यहां पे कहा पढ़ना, तो पढ़ने से कर्ता के खुद करने का बोध हो रहा है या किसी से करवाने का बोध हो रहा है? खुद करने का। लेकिन मैं बोल रहा हूं पढ़ाना, पढ़वाना, तो एक क्रिया खुद कर रहा है कि किसी से करवा रहा है? मतलब मैं पढ़ाता हूं, मतलब मैं खुद पढ़ता नहीं हूं। क्रिया हो रही है पर मैं खुद नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से करवा रहा हूं। मैं पढ़वाता हूं, अर्थात जब कर्ता क्रिया को खुद ना करके किसी और से करवाए तो उसे कहते हैं क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्रिया के भी 3 फॉर्म होते हैं, जैसे वो तुम्हारे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं।
अरे पढ़ते हो ना इंग्लिश में वर्ब के 3 फॉर्म, हमारे में भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। हालांकि तुम लोग 4 फॉर्म पढ़ते हो आईएनजी लगा के, हमारे में भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। समझ में आ गया? सोना, सुलाना, सुलवाना। क्लियर हो गया? खेलना, खिलाना, खिलवाना। ऐसे ही चलता है हमारे में। तो जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो हमेशा क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रश्न को पूछा था व्यापम में, सब लोग कांदा बड़ा खा दिए थे कि प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते? सब चित बोले साले हम तो क्रिया का भेद नहीं जानते, तो प्रेरणार्थक का भेद पूछ रहे। तो प्रेरणार्थक कितने भेद हो गए? 2। तो 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के हिंदी में, वर्ब के 3 फॉर्म हिंदी में। उसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? आपका प्रेरणार्थक होता है। जैसे पढ़ना आपका प्रेरणार्थक नहीं है, लेकिन पढ़ाना प्रेरणार्थक है, पढ़ावाना प्रेरणार्थक है। समझ में आ गया? अर्थात दूसरे की प्रेरणा से किया जाने वाला कार्य या क्रिया, दूसरे की प्रेरणा से किया जाने वाला कार्य या क्रिया। अगर मैं नहीं आता तुम लोग पढ़ते नहीं, तो तुमको पढ़ाने का प्रेरणा कहां से मिला? मेरे से। तो मेरे प्रेरणा से क्रिया हो रही है, तो जो मेरे प्रेरणा से क्रिया हो रही है, अर्थात दूसरे के प्रेरणा से जो क्रिया हो रही है, जिसको अपनी मर्जी से ना हो रहा हो, वो क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? पर यौगिक क्रिया हुई कि नहीं हुई है? तो यहां तक समझ में आ गया प्रेरणार्थक पक्का? तो प्रेरणार्थक क्या हुआ? जो खुद के द्वारा ना करके किसी अन्य के द्वारा हो, क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। समझ में आ गया? तो लिखना, लिखाना, ठीक है, और लिखवाना, ठीक है, ये प्रेरणार्थक है। नाम बोधक भी समझ में आ गया कि जब संज्ञा या विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाए तो उसे क्या कहेंगे? नाम बोधक। ठीक है, अब आता है क्या आपका? संयुक्त क्रिया। क्या कहलाएगा? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में देखिए, यहां पर भी बेटा यौगिक क्रिया ही होगी, लेकिन यहां पर किसी क्रिया के पीछे प्रत्यय नहीं आके। देखो यहां पर क्रिया के पीछे प्रत्यय आया, यहां पर संज्ञा विशेषण के पीछे प्रत्यय आया, यहां क्रिया के पीछे क्रिया आएगा। क्रिया के पीछे क्या आएगा? क्रिया। अर्थात 2 या 2 से अधिक क्रिया आपस में जुड़कर जब नई क्रिया बनाएंगी तो उसे क्या कहेंगे अपन? संयुक्त क्रिया। सबको समझ में आया बेसिक डिफरेंस? प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय आया, संयुक्त क्रिया में क्रिया के पीछे क्रिया आया, और नामबोधक क्रिया में आपके संज्ञा या विशेषण के पीछे प्रत्यय। लेकिन तीनों जुड़ के बन रहा है, इससे तीनों के तीनों क्या है? आपके यौगिक क्रिया है। अब कैसे क्रिया के पीछे क्रिया? जैसे अपन कहते हैं ना, आ सकता हूं क्या? तो क्रिया आना, सकना। अरे बोलते हो ना सर मैं अंदर आ सकता हूं, तो 2 क्रिया एक साथ जोड़ दिए, आना, सकना। जा सकता हूं, खा सकता हूं। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये अब संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार हैं पूछा है तो 11। संयुक्त के कितने प्रकार हैं? 11। ये देखो, सर आ सकता हूं, अनुमति बोधक। जा सकता हूं, अनुमति बोधक, अनुमति ले रहे हो। आ सकता हूं, जा सकता हूं। खा लिया, पूर्णता बोधक। लेकिन 2 क्रिया है, खाना और लेना। खा लिया। लग चुका है, लगना, चुकना। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सब आता जाता रहता है, आना, जाना। आ जा सकता है, आना, जाना, सकना। 3 ठो। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में जुड़कर एक नई क्रिया का निर्माण करें तो उसे हम कहेंगे क्या? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार। कोई डाउट है यहां तक? बोलिए। तो क्रिया का पहला जो भेद है, क्या आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उसके अंतर्गत 4 प्रकार की क्रिया पढ़े। किसी को डाउट है? एक बार रिपीट करते हैं शॉर्ट टर्म में। मूल क्रिया क्या है? जो संस्कृत के धातु से हिंदी का रूप लिया गया है वो मूल क्रिया है। दूसरा, यौगिक क्रिया क्या है? मूल क्रिया के पीछे प्रत्यय लगाने से बनी क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता द्वारा किसी कार्य को खुद न करके किसी अन्य से करवा कर नई क्रिया का निर्माण किया जाए तो उसे कहते हैं क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म। उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या कहलाते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। फिर क्या आता है हमारा आपका? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है हमारा? जब 2 क्रियाएं आपस में जुड़कर नई क्रिया का निर्माण करें तो उसे कहते हैं क्या? संयुक्त क्रिया। और तीसरा क्या आ गया हमारा? नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। जब किसी संज्ञा या विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाकर नई क्रिया बनाई जाए तो उसे कहते हैं क्या? नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। कोई डाउट है रे भैया? प्रेरणार्थक क्रिया कितने भेद? 2। संयुक्त क्रिया कितने भेद? 11। उसे ही पढ़ाऊंगा मैं, मत टेंशन लो। उसे भी नोट कराऊंगा या आपको पीडीएफ में पहले दूंगा फिर समझाऊंगा। अब आते हैं रचना के आधार पर।
अब किस में आते हैं? रचना के आधार पे। अब देखो, जो मैं आपको बात कर रहा था क्रिया पढ़ाने के टाइम, वो अब यहाँ पे क्रिया होगा। ठीक है, देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला का नाम है सकर्मक और दूसरे का नाम है अकर्मक। याद रखना, सकर्मक अकर्मक। सबसे ज्यादा प्रश्न सकर्मक अकर्मक क्या आएंगे? सबसे कठिन भी सकर्मक और अकर्मक ही है, लेकिन सबसे मजेदार भी सकर्मक और अकर्मक ही है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। इंग्लिश में इसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से समझिए। मिटा दूं इसको? मैं मिटाऊं जो लिखा हुआ है उसको? देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से। ये बहुत कठिन है इसको एक्चुअल में समझना, पर मैं उसको इतने सहज तरीके समझाऊंगा कि आपको उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगा, इस बात की गारंटी। और तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं पढ़ाऊंगा इसको हिंदी में, पर मैं खुद समझाऊं इसको अंग्रेजी में। हिंदी में जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे सकर्मक अकर्मक समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी। मैं एक सीनियर से पूछा अपने कि भैया इसको कैसे पढ़ते हो, और बुक अभी मेरे पास सीनियर का, खोज के दूंगा कभी। तो उन्होंने क्या किया था, क्रिया का जो टॉपिक था वहां पर एक पेज लगा दिया था अल्पिन में अटैच करके, और उसमें उन्होंने एक नियम लिखा था, फलना 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 क्रिया को छोड़कर जितने भी क्रिया आएंगे वो सकर्मक है। उन्होंने कहा नियम पढ़ ले, कोई प्रश्न नहीं बिगड़ेगा क्रिया का। मैं कहा गजब यार, तो मैं रट लिया, चिकना थूकना खांसना नहाना खेलना, है ना, अकर्मक क्रिया है, इसको छोड़कर आने वाली शेष क्रियाएं सकर्मक है। ठीक। प्रश्न आया, चिड़िया आकाश में उड़ती है। प्रश्न क्या आया? चिड़िया आकाश में उड़ती है। प्रश्न आया, मैं परीक्षा देने बैठा था, चिड़िया आकाश में उड़ती है, यह प्रश्न आया, और पूछा उड़ती है कौन सी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक? रट के गया था, रट के गया था भाई मैं। उड़ना अकर्मक है, मारा अकर्मक। सही लगा। मैं कहा गजब ब्रह्मास्त्र। मैं कहा साला इतने दिन से परेशान था मैं, 2 कौड़ी का चीज था सकर्मक अकर्मक। फिर अगला परीक्षा दिया, प्रश्न आया, बच्चे, छोटा कर देता हूं, पतंग उड़ाते हैं। फिर इसे अंडरलाइन किया। अब पूछा उड़ाते हैं कौन सी क्रिया है? अपन तो कॉन्फिडेंस यस वाला भाव था। अकर्मक, मारे। उत्तर लिया सकर्मक। उत्तर क्या लिया? सकर्मक। मेरा माथा गोल, मैं दावपत्ती किया, नहीं सुधारा। मैं भैया के पास गया जो सीनियर था, बोला भाई मैं तो पढ़ा हूं अकर्मक होता है, दांत तो गजेर दिया यहीं कभी। अब मेरा डाउट ही रह गया। और जब भी सकर्मक अकर्मक का प्रश्न आए तो मेरा पोटा कापे टिक मारने से पहले, इस साले सकर्मक होगा क्या कर्मक होगा समझ ही ना आए। अब उसी डाउट के साथ मेरा भरोसा था कि हिंदी अच्छा है, अंग्रेजी खराब है। अंग्रेजी कोचिंग कर रहा था मैं ग्रामर का, तो सर अंग्रेजी पढ़ाने आए वर्ब, और वर्ब में उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो मैं क्लास बैठा था, तो सर ने कहा, एक एग्जांपल दिया, ध्यान समझना। उन्होंने कहा कि कैसे कोई वर्ब ट्रांजिटिव होता है, कैसे कोई वर्ब इंट्रांजिटिव होता है। तो सर ने कहा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होने का कारण है कि जब कर्ता कोई कार्य करे और उस कार्य का प्रभाव अगर कर्म पर पड़े, ध्यान सुना, फिर से बोल रहा हूं, देखो मेरे दोस्त ने क्या दिया था कि फलना 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 वर्ब अकर्मक है, बाकी छोड़कर सकर्मक है। तो उसने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि उत्पत्ति के आधार पे कोई कर्म सकर्मक है और कोई कर्म क्या है, अकर्मक है, मतलब जन्म के आधार पर। तो मैं आपको पहला लाइन जो बोल रहा हूं क्लियर समझना कि कोई भी कर्म अपने जन्म से सकर्मक या अकर्मक नहीं होती। यदि जन्म से सकर्मक और कर्मक होती तो मैं अलग से रचना के आधार पर आपको सकर्मक अकर्मक क्यों पढ़ा रहा होता? मैं उसको फिर ओरिजिन के बेसिस पर ही सकर्मक अकर्मक पढ़ा देता। अलग से मैं बी कैटेगराइज क्यों किया कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मैंने ये नहीं कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मैंने ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर सकर्मक अकर्मक तो नहीं कहा, मैंने कहा रचना के आधार पर। अर्थात कोई भी क्रिया
अपने मूल रूप में, अपने जन्म के रूप में सकर्मक अकर्मक नहीं होती। वो वाक्य की रचना डिसाइड करेगी कि कब वो सकर्मक होगी और कब अकर्मक होगी। जैसे मैंने यहां पे तुमको इतना क्लियर कर दिया एग्जांपल देके कि पहले वाक्य में उड़ना क्रिया अकर्मक है और दूसरे वाक्य में आपका क्रिया सकर्मक है, और जबकि क्रिया वही है, क्या? उड़ना। उड़ना उड़ना क्रिया एक वाक्य में सकर्मक, तो ये तय हो गया कि अपने जन्म से वो सकर्मक अकर्मक कोई भी क्रिया नहीं होती। उसका रचना डिसाइड करेगा कि सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा। अब कैसे डिसाइड करेगा, तो ध्यान समझो। मैंने थोड़ा देर पहले कहा था कि वाक्य में 3 चीज होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, वर्ब जो कार्य हो रहा है। तो सब्जेक्ट ने कार्य किया, सब्जेक्ट ने कार्य किया। यदि कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ा तो सकर्मक, और नहीं पड़ा तो अकर्मक। समझे? कार्य का होना जरूरी है और कार्य करने वाला होना जरूरी है। कार्य को कोई व्यक्ति किया, कार्य हो गया, कार्य का प्रभाव पड़ा किसी पर तो सकर्मक, और नहीं पड़ा तो अकर्मक। यहां से डिसाइड करना है। पहले वाक्य में देखो कि कार्य हो रहा है उड़ने का, पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब सवाल है कि तुम कैसे जानोगे प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? तो इसके लिए हिंदी में तरीका है, 3 प्रश्न करते हैं। क्या, किसे, किसको। पहली बात, पहला पॉइंट, कोई भी वर्ब अपने जन्म से सकर्मक अकर्मक नहीं होता। वाक्य की रचना डिसाइड करती है कि सकर्मक होगा या अकर्मक। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, अगर कर्ता ने कोई कार्य किया, कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ा तो सकर्मक, कर्ता ने कार्य किया, कार्य का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ा तो अकर्मक। लेकिन मैं कैसे जानूं कि कार्य का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो उसके लिए 3 सवाल। क्या सवाल? क्या, किसे, किसको। तीनों में से किसी एक का भी आंसर मिले, जरूरी नहीं कि तीनों का मिले। बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या का जवाब मिल गया पर सर किसी और किसको का नहीं मिला। ऐसा नहीं, क्या, किसे, किसको में से किसी एक का भी अगर उत्तर मिल रहा है तो प्रभाव पड़ रहा है, और नहीं मिल रहा है मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और प्रभाव पड़ रहा है मतलब सकर्मक, और नहीं पड़ रहा है मतलब अकर्मक। सवाल, बच्चे क्या उड़ाते हैं? पहले वाक्य में कहां लिखा है? पतंग है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं भी। चिड़िया क्या उड़ती है? सॉरी मेरे भी गलती है। चिड़िया क्या उड़ती है? जवाब मिला, आकाश उड़ती है, आकाश में उड़ रही है। अभी मैं क्लियर करूंगा। जवाब मिला, ठीक। चिड़िया किसे उड़ रही है? चिड़िया किसको उड़ रही है? तीनों का उत्तर नहीं मिला, अर्थात इसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात अकर्मक। अगला, बच्चे क्या उड़ाते हैं? वाक उत्तर मिला, अर्थात इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात सकर्मक। समझे? अब सवाल यह है कि क्या, किसे, किसको जब सवाल करे तो जवाब मिलना चाहिए, और जवाब में कर्म ही मिलना चाहिए। जवाब में सिर्फ क्या मिलना चाहिए? कर्म ही, और कोई नहीं चाहिए मेरे को। कारक के जो 7-8 भेद होते हैं, 7-8 भेद, उसमें सिर्फ कर्म चाहिए मुझे। ना संप्रदान चाहिए, ना अपदान चाहिए, ना कुछ चाहिए। कर्ता ही तो है, और जवाब में सिर्फ क्या चाहिए? कर्म ही चाहिए। भाई कर्ता है, कर्म है, उसके बाद फिर करण से लेकर नीचे अपदान तक है, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? कर्म। तो देखो यहां पे जवाब मिला इसलिए सकर्मक, यहां जवाब नहीं मिला इसलिए क्या है? अकर्मक। अब सर का बात बताता हूं कि मुझे क्लियर कैसे हुआ। सर ने एग्जांपल दिया। सर ने कहा कि मान लो सर का फेवरेट पात्र, जैसे मेरा फेवरेट पात्र राम मोहन है, वैसे सर का फेवरेट पात्र होता था राजू, एग्जांपल देने के लिए। उन्होंने कहा कि मान लो राजू स्मोकिंग कर रहा है, और बोले राजू स्मोकिंग कर रहा है, और राजू ने ऐसा सिगरेट हाथों में लिया और ऐसा, ऐसे ही था एक्शन उनका। उन्होंने बोला ऐसा धुआं फूका, बोला बाजू में मोहन है। हालांकि सर हमको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे, सर हमको सकर्मक अकर्मक नहीं पढ़ाए थे। एक्चुअल में सर का पढ़ाने का उद्देश्य था एक्टिव और पैसिव। तो सर ने कहा कि राजू स्मोकिंग कर रहा है, तो बोले एक्टिव स्मोकर। अब बाजू में बोले मोहन खड़ा है, और मोहन उसके द्वारा छोड़े गए धुएं को सूंघ रहा है, बोले राजू, मोहन जो है पैसिव स्मोकर। तो बोले राजू ने कहा क्रिया किया, वर्ब किया, क्रिया कार्य, लेकिन इसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव
मोहन पर पड़ा तो बोले एक्टिव, और जिसे पढ़ा वो पेसिव। उसके बाद मेरा दिमाग सुन, अब मैं कोई एक्टिव पेसिव ध्यान नहीं था। अब मैं हिंदी अब व्याकुल था, कब क्लास छूटे, कब क्लास छूटे, कब क्लास छूटे। भाग के आया मैं घर, और घर आके मैं खोला हिंदी का क्रिया। अब मैं कहा अच्छा, कर्ता काम करे, कर्म पे प्रभाव पड़े तो सकर्मक। अब फूकने की क्रिया अभी भी हो रही है। मोहन ने सूंघा तो सकर्मक। अब मोहन खड़ा है और नहीं सूंघा, पर क्रिया तो हो रही है, पर क्रिया तो हो रही है। पर फूकने क्रिया भी हुई, फूकने क्रिया तब भी हुई, पर एक बार उसका प्रभाव पड़ा तो क्या हो गया, सकर्मक। और प्रभाव नहीं पड़ा तो अकर्मक। अब समझ में आ गया बात, ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव, सकर्मक और अकर्मक। अगर कर्ता क्रिया करे, कर्ता कार्य करे, कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सकर्मक। फूका, सूंघा, सकर्मक। कर्ता कार्य करे और कर्म का प्रभाव ना पड़े, फूका, फूकने काम तो अभी भी हो रहा है पर सूंघने वाला कोई नहीं है, अकर्मक। तो एक कंडीशन में फूकना सकर्मक था, एक कंडीशन में फूकना, एडिटर को बोलना पड़ेगा, ये वाला काट देगा ना, और चलो फूकने वाले को डाल दिया। ये तुम्हारे समझाने के लिए ठीक था क्लासरूम में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब भूलोगे तो नहीं, सकर्मक अकर्मक पक्का रे भैया। एक लास्ट पॉइंट, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। चलिए कुछ नियम लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सकर्मक अकर्मक लिख लिए, पहले सकर्मक का परिभाषा लिखिए, फिर अकर्मक का, फिर कुछ नियम लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं। पहले सकर्मक का परिभाषा लिखो, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यदि कर्म पर पड़े तो वह क्रिया सकर्मक होती है। कर्ता द्वारा किए गए, फटाफट लिखिए भैया, टाइम नहीं है अपने पास। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। कितना बज गया आकाश? रुक जा 5 मिनट, 5 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा, होमवर्क देख छोड़ूंगा मैं। चलो लिखो, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। एग्जाम्पल बाद में लिखना, अब लिखो अगला, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो क्रिया कर्मक होती है। चलो 9-15 तक, अच्छा चलो मैं बाद में पूछूंगा। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव क्रिया पर ना पड़े, सॉरी, कर्म पर ना पड़े तो क्रिया अकर्मक होती है। जस्ट ऑपोजिट लिखना है उसका, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो क्रिया अकर्मक होती है। लिखिए अवंतिका, ठीक। अब नियम लिखो, नियम, नियम पहला, कोई भी क्रिया जन्म से सकर्मक या कर्मक नहीं होती। कोई भी क्रिया, उत्पत्ति के आधार पर लिखना, जन्म मत लिखना। कोई भी क्रिया उत्पत्ति के आधार पर सकर्मक अकर्मक नहीं होती। कोई भी क्रिया उत्पत्ति के आधार पर सकर्मक अकर्मक नहीं होती। वाक्य की रचना सकर्मक अकर्मक का निर्धारित करती है। वाक्य की रचना सकर्मक या अकर्मक का निर्धारण करती है। कोई भी क्रिया उत्पत्ति के आधार पर सकर्मक अकर्मक नहीं होती। वाक्य की रचना सकर्मक अकर्मक का निर्धारण करती है। हो गया, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, वाक्य में कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक, नहीं पड़ता है तो अकर्मक होता है। वाक्य में कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होता है। वाक्य में कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होता है।
अन्यथा अकर्मक। देखा भाई सजल, अन्यथा अकर्मक। फिर लिखो, कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है या नहीं। कार्य का प्रभाव कर्म पर, कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है या नहीं। कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए, कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए क्या, किसे, किसको, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, पड़ रहा है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको का प्रश्न किया जाता है, का प्रश्न किया जाता है। क्या, किसे, किसको का प्रश्न किया जाता है। यदि जवाब, यदि किसी एक का लिखना, यदि किसी एक का उत्तर मिले, यदि किसी एक का उत्तर मिले तो प्रभाव पड़ रहा है। यदि किसी एक का उत्तर मिले अर्थात प्रभाव पड़ रहा है। अगर किसी एक का भी उत्तर मिले तो प्रभाव पड़ रहा है, और नहीं मिले तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि किसी एक का भी उत्तर मिले तो प्रभाव पड़ रहा है, अन्यथा नहीं पड़ रहा है। हो गया। नेक्स्ट नियम, प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। एग्जाम्पल लिखो, मतलब होमवर्क, होमवर्क लिखो फटाफट। अभी नियम लिखवा दिया, समझा भी दिया, कल बताना है कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है। तो होमवर्क है ना, सकर्मक अकर्मक, लाइंस लिखते चलो। पहला, अच्छा नियम लिखने के लिए 2 लाइन और 3 लाइन और छोड़ देना। होमवर्क के बाद तुमको डाउट आएंगे तो मैं 2-3 नियम और लिखवाऊंगा, तो 2-3 लाइन छोड़ दे रहना। 2-3 नियम लिखवाऊंगा, पर कब लिखवाऊंगा, जब आपको डाउट आएगा तब। पहले से बता दूंगा डाउट नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। तो 3-4 लाइन छोड़ दे रहना। पहला एग्जाम्पल, मोहन खाता है। मोहन खाता है। दूसरा एग्जाम्पल, मां मोहन को खिलाती है। मां मोहन को खिलाती है। मतलब एग्जाम्पल नहीं है, एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, आपको बताना है। पहला में भी खिलाना है, दूसरा में भी खिलाना है, बताना कौन सा कर्मक कौन अकर्मक। तीसरा हो गया, मां और बच्चे खाते हैं। मां और बच्चे खाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा, सजल तालाब में नहाता है। सजल तालाब में नहाता है। हो गया। फिर लिखो, मां हरि को नहलाती है। मां हरि को नहलाती है। हो गया। फिर लिखना, गेहूं पीस रहा है। गेहूं पीस रहा है। हो गया। बूंद बूंद से घड़ा भरती है। बूंद बूंद से घड़ा भरती है। घड़ा भरता है लिखो, भरती नहीं, भरता है। वह लजा रही है। वह लजा रही है। वह लजा रही है। वह आकाश को देख के लजा रही है। वह आकाश को देखकर लजा रही है। पहला बोला वह लजा रही है, दूसरा बोला वह आकाश को देखकर लजा रही है।
हो गया। मोहन कजी ललचाता है। मोहन कजी ललचाता है। श्याम सोफा पर आराम से सोता है। श्याम सोफा पर आराम से सोता है। हरी क्लासरूम में लेट गया। मनीष सीढ़ी से गिर पड़ा। मनीष सीढ़ी से गिर पड़ा। कितने हो गए? अरे 2 छोड़ लिख तो 15 हो जाएगा, फिर मैं 10 तक सोचा था। मनीष सीढ़ी से गिर पड़ा। गिर पड़ा। हो गया। फिर लिखो। जया गाना गाती है।